सबसे पहले, हालांकि ग्रियर्सन से पहले प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन उसको हम काल विभाजन नहीं कह सकते, क्योंकि वो ठीक ठीक उन सारी परिस्थितियों को लागू नहीं कर रहे थे लोग, जिसने भी लिखा है, चाहे वो तासी रहे हैं, शिव सिंह सेंगर रहे हैं, उन्होंने काल विभाजन करने का कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया, बड़ा प्रयास नहीं कह सकते। तो ये परंपरा, विभाजन की जो परंपरा है, वो ग्रियर्सन से शुरू होती है, चीज को ध्यान में रखें। तो ग्रियर्सन का काल विभाजन सबसे पहले जानेंगे। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया? कौन है वो? ग्रियर्सन ही है। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास किया इन्होंने। और ग्रियर्सन लिखते हैं अपने ग्रंथ में, ये जो दो अलग अलग पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है, ये ग्रियर्सन के ग्रंथ से ली गई है, डायरेक्ट एज इट इज, इसलिए मैंने इनको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। इस सामग्री को यथासंभव मैंने कालक्रम अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और आपको ये स्लाइड इसलिए रखी है, मैंने यहाँ पर जानबूझकर रखी है इतनी बड़ी स्लाइड, ताकि एक जो डाउट था ना पिछले दिनों से, वो एकदम क्लियर हो जाए, वो डाउट नहीं बचे पीछे। सामग्री को यथासंभव कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। वो सर्वत्र सरल नहीं रहा है, और कतिपय स्थानों पर तो मुझे वो असंभव सा सिद्ध हुआ और लगा भी। इसलिए वे कवि, ध्यान रखना ये वाली लाइन, जिसके बारे में इस क्लास के अलावा इसके पहले की क्लासों में चर्चा हो चुकी है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या कहना चाह रहा है? अतएव वे कवि जिनके समय मैं किसी भी प्रकार स्थिर नहीं कर सका, उन सब को मैंने अंतिम अध्याय में दे दिए हैं। क्लियर? जो हम बात कर रहे थे विविध वाला पोर्शन, कि ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में 12 अध्याय है, ये अपने आप में अध्याय नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि उसने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को कितने खंडों में विभक्त किया है, तो आप 12 कह सकते हैं। इंडेक्स में आपको 12 नजर आएंगे, लेकिन काल विभाजन, इन जो जो 12वें अध्याय में जिनको उसने रखा है, इनका तो कोई स्थान वो फिक्स ही नहीं कर सके, इनका ना समय फिक्स कर सके, ना कोई कालबोध इनकी कविताओं में नजर आया। हाँ, ये जरूर है कि भाषा की दृष्टि से जो हिंदी के लगे ग्रियर्सन को, उनको उसने 12वें अध्याय में शामिल किया है। पर काल विभाजन में ये शामिल नहीं किए गए। ये खुद कह रहे हैं अपने ग्रंथ की भूमिका में, ये भूमिका से उठाई हुई पंक्तियां हैं, एज इट इज यहाँ पर लिखी है, उनको मैंने अंतिम अध्याय में रख दिया है। प्रत्येक अध्याय सामान्यतः एक काल का सूचक है, एक काल विशेष का सूचक है, लेकिन ये 12वां जो चैप्टर है, जिनका समय मैं फिक्स नहीं कर सका, उन सब लोगों को, उन सब कवियों को मैंने 12वें अध्याय में रख दिया है। विविध अशक्त कवि, जिनको मैं मेरे हिसाब से मैं उनको कोई समय नहीं निर्धारित कर सका, ऐसे सभी के सभी कवियों को, जो परंपरा को जरूर आगे बढ़ाते हिंदी साहित्य की, लेकिन मैं उनका कोई कालक्रम वगैरह निश्चित नहीं कर सका, उनको मैं 12वें अध्याय में, इस 12वें पोर्शन में रख रहा हूं। ऐसा वो खुद अपनी भूमिका में कहते हैं। भारतीय भाषा काव्य के स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हजारों बार पूछा जा चुका है। 16वीं 17वीं सदी पर मलिक मोहम्मद जायसी की कविता से प्रारंभ करके ये क्वेश्चन है। मैं पहले जब क्लास स्टार्ट की थी, तब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एग्जामिनर अभी जो रिसेंटली जो क्वेश्चन लगातार बन रहे थे, एक फ्रिक्वेंसी में हर एग्जाम में आ रहे थे, उन क्वेश्चन से या तो एक स्टेप पीछे जाएगा या एक स्टेप आगे आएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं वो पूछे जा चुके हैं अधिकतर। अब या तो वो रिपीट होते हैं तो किसी को फायदा नहीं होता उससे, क्योंकि इतनी तैयारी तो हर कोई करके जाता है। आप या तो एक स्टेप पीछे की तैयारी करो या एक स्टेप आगे की तैयारी करो, तभी आप जो है मेरिट निकाल पाओगे। तो ये एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं ग्रियर्सन, या ग्रियर्सन ने किस काल को भक्ति युग कहा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, समय पूछा जा चुका है। 16वीं 17वीं शताब्दी का जो समय है, उसको स्वर्ण युग की संज्ञा ग्रियर्सन देते हैं। लेकिन कहाँ से शुरुआत करते हैं उस टाइम विशेष की, उस स्वर्ण युग विशेष की जो समय सीमा है, वो किसकी कविता से शुरू करते हैं? वो शुरू करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मे बी ये कुछ दिनों में परीक्षाओं में पूछा जाएगा।
वो जायसी की कविता से इसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद में ब्रज के कृष्ण भक्त कवियों, तुलसीदास के ग्रंथों और केशव के द्वारा स्थापित काव्य की रीतियों, यहाँ पे कवियों लिख दिया काव्य की रीतियों, रीति संप्रदाय को सम्मिलित करके कुल 6 अध्याय है जिनको वो इस समय विशेष में रखता है। पूर्णतः समय की दृष्टि से ये अध्याय विभक्त नहीं है, यहाँ पर भी वो अशक्त है। इन अध्यायों को समय सारणी के हिसाब से, इन अध्यायों को किस हिसाब से लिखा है, एक विशेष काव्य संबोधन के हिसाब से लिखा है कि कवियों ने अपनी कविता किसके संदर्भ में की है ना। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के संदर्भ में कविता की है, जो ब्रज भाषा में अधिकांशतः। तुलसीदास के ग्रंथ ज्यादातर राम भक्ति के हैं और राम भक्ति के काव्य को ही ग्रियर्सन जो है तुलसीदास का एक बेहतरीन काव्य मानते हुए तुलसीदास को अंडरलाइन भी राम भक्त कवि के तौर पे ही करते हैं वो। हालांकि कृष्ण भक्ति काव्य भी लिखा है तुलसीदास जी ने, लेकिन वो अंडरलाइन किए जाते हैं राम भक्ति काव्य के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा। इसके बाद जो रीति संप्रदाय की शुरुआत होती है रीतिकालीन कवियों के द्वारा, उसमें केशव को आज सबसे फ्रंट पे रखते हैं क्योंकि चर्चा थी बहुत ज्यादा उनको, इसीलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग संज्ञाओं से उपाधियों से विभूषित किया है। तो अपने आप में एक श्रेष्ठ कवि होने के कारण उनको वो इस अध्याय की स्वर्ण युग की अंतिम सीमा पर ले जाकर रखते हैं। ये कवियों विशेष के वर्गों की दृष्टि से किया गया और साहित्य की जो नब्ज थी कि किस विशेष संदर्भ में साहित्य लिखा जा रहा है, उसको पकड़ के किया गया विभाजन था। यहाँ पर जितने भी 6 चैप्टर लिखे हैं इस समय विशेष में, वो 6 के 6 चैप्टर उस समय के हिसाब से नहीं लिखे, उसने वर्गीकरण उनका समय के आधार पे नहीं किया गया है, बल्कि कवियों के वर्गों के हिसाब से किया गया है। कि कृष्ण भक्त कवि है तो उन सब कृष्ण भक्त के कवियों का अधिकांश 99.9% ब्रज भाषा का काव्य जो है उस एक अध्याय में रख दिया है। भले ही वो बाद का है, भले ही वो थोड़ा पहले का है, वो रखा है। स्टार्टिंग कहां से की स्वर्ण युग की? जायसी की कविता से की। क्या है जायसी का ग्रियर्सन का काल विभाजन, इस पे बात कर चुके हैं हम। वैसे सबसे पहला उनका जो उन्होंने जो काल दिया, नाम दिया, अपभ्रंश से प्रभावित होकर के दिया, चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक का जो समय वो इसमें काउंट किया है ग्रियर्सन ने। फिर 15वीं सदी का पुनर्जागरण, नामकरण भी ग्रियर्सन का उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है जितना कि बाद के साहित्य इतिहासकारों का है। उदाहरण के लिए शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनका नामकरण जितना प्रभावशाली है और सटीक है वैसा नामकरण भी ग्रियर्सन नहीं दे पाते, क्योंकि प्रारंभिक प्रयास थे इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर तीसरा काल जायसी की प्रेम कविता, इन पे डिस्कस कर चुके हैं, मैं इन शॉर्ट आगे बढ़ रहा हूँ। चौथा ब्रज भाषा का कृष्ण संप्रदाय का काव्य, फिर मुगल दरबार का काव्य। मुगल दरबार का काव्य मतलब सिर्फ और सिर्फ दरबार का काव्य नहीं, मुगल दरबार की संस्कृति और साहित्य से प्रभावित काव्य। मुगल संस्कृति व साहित्य से प्रभावित काव्य। जनरल सी बात है, जब राज था तो राज होने की वजह से समाज और संस्कृति पर उसका असर पड़ेगा, और मुगलों का बहुत ज्यादा असर जो है हिंदुस्तानी संस्कृति पर देखने को मिला था और अब भी वो जारी है। तो उस दौरान जो काव्य लिखा गया उसको ग्रियर्सन ने इस अध्याय में रखने की कोशिश की है। तुलसीदास का काव्य मतलब राम भक्ति और राम भक्ति के आसपास का जो भी काव्य ना, वो सब तुलसीदास के इस अध्याय में उसने रख दिया है। तुलसीदास का काव्य मतलब सिर्फ और सिर्फ अकेले तुलसीदास का काव्य नहीं है, तुलसीदास की परंपरा को निर्वाह करने वाले और भी जो कवि थे और भी जो रचनाकार थे उनको भी उन्होंने इसमें रखा है। फिर रीति संप्रदाय का काव्य जो केशव की परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, जो लक्षण ग्रंथों को आधार बना के लिख रहे थे, या फिर जिन्होंने खुद लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ऐसे सभी कवियों को उसने रीति संप्रदाय की श्रेणी में रखा है। ये रीति काल का काव्य है। तुलसीदास के परवर्ती अन्य परवर्ती कवि, इसमें भी उसने रीति काल के कवियों को ही जगह दी है, लेकिन में भी हो सकता है उसने यहाँ पर थोड़ी सी जो है इससे पिछले वाले चैप्टर की जो बचे हुए कवि थे, यानी कि बाद में जिसको नगेंद्र रीतिबद्ध रीतिमुक्त और विश्वनाथ जिसको कहते हैं रीतिमुक्त और रीतिबद्ध कवि, शायद उसने रीतिमुक्त कवियों को परवर्ती काव्य में स्थान दिया। 18वीं शताब्दी का काव्य, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और उस समय का काव्य, फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में
क्योंकि कंपनी का शासन जैसे ही एंड होता है 1857 के बाद में विक्टोरिया का शासन स्टार्ट होता है और ब्रिटिश क्राउन के अधीन रह करके भारत की जो है सरकारें चलाई जाती है। उसके बाद के काव्य में क्या अंतर आया? कंपनी की नीतियां चेंज हुई, कुछ बदली और अब विक्टोरिया का शासन लगा। तो क्या परिवर्तन हुआ सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर स्तर पर जो परिवर्तन हुए उसको कवियों ने कविता के माध्यम से इंगित करने की कोशिश की। और इसका सीधा सा अर्थ क्या हो गया? जब समाज में कुछ चीजें बदली है तो साहित्य में भी कुछ चीजें बदलेगी। इस वजह से शायद जो है ग्रियर्सन ने ये दो लाइन रखी है बीच में। एक एक ही जैसे समय का साहित्य है, लेकिन थोड़ा बहुत जो अंतर आया विक्टोरिया का शासन शुरू होने के बाद, उसको ग्रियर्सन थोड़ा सा विभाजित करके लिखते हैं। ये 12वां अध्याय है। जिन जिन कवियों को इन पूरे के पूरे 11 अध्यायों में वो जगह नहीं दे पाए, जगह नहीं देने का कारण क्या है? वो समझ नहीं पाए कि इनका स्थान कहाँ पर रखें, यानी कि इनको कौन सी श्रेणी में डालूं, वो उनको समझ में नहीं आया। इनको कौन से काल में रखा जाए, समझ में नहीं आया। तो ग्रियर्सन ने उन सब को 12वें अध्याय में जगह दे दी। और एक और चीज बता दूं, ग्रियर्सन का ये काल विभाजन, काल यानी कि समय को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं था, ये भी ध्यान में रखें। मे भी अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की उसने तो ऐसा पूछ सकता है। काल और समय को ध्यान में रखकर ये विभाजन नहीं किया गया, ये विभाजन किया गया है कवियों की श्रेणियों के आधार पर। क्लियर? कवियों की श्रेणी देखकर कि कौन सा कवि जो है किस श्रेणी में रचनाएं कर रहा है। राम भक्ति काव्य कर रहा है तो उसको तुलसीदास के साथ में जोड़ दिया उसने। केशव की परंपरा का निर्वाह कर रहा है तो उसको रीति संप्रदाय में जोड़ दिया। तुलसीदास के बाद के जो कवि रीति मुक्त और ये रीतिबद्ध धारा के आसपास थे, जो केशव की परंपरा से थोड़ा सा हटके थे, उन सबको रीतिकालीन कवियों को उसने तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवियों में जोड़ दिया। तुलसीदास के समय विशेष में ही देखें तो ब्रज भाषा के अलावा, अवधि के अलावा जो अन्य में रचनाएं कर रहे थे, उन सबको उसने अन्य परवर्ती कवियों में शामिल कर लिया। क्लियर? तो ये कवियों की श्रेणियों के आधार पर किया गया विभाजन था, काल या समय के आधार पर किया गया विभाजन नहीं था। इसी कारण से इस विभाजन की इतनी ज्यादा मान्यता भी नहीं है, ये दिमाग में रखें। उसके बाद मिश्र बंधुओं का जो वर्गीकरण आता है, काल विभाजन आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उन्होंने नामकरण इस प्रकार से किए कालों के, जो समय बांटा है उसका नामकरण इस प्रकार से किया कि वो बहुत ज्यादा विवादास्पद लगा। मिश्र बंधुओं द्वारा अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में, जो 1913 में 3 भाग और 1929 में चौथा भाग आया, और इसी समय एक और साहित्य इतिहास ग्रंथ आ चुका था आचार्य शुक्ल का, उसमें हिंदी साहित्य को 5 भागों में और उपभागों में बांटा गया है या बांटने की कोशिश की है। दिक्कत क्या है? एक रूपता का अभाव है इनके नामकरण में। आधार वो एक नहीं रख पाए, कहीं पर कोई आधार रख रहे हैं, कहीं पर कोई आधार रख रहे हैं, कहीं पर वो वर्ण विषय को आधार रख रहे हैं, कहीं पर कविता की प्रवृत्ति को आधार रख रहे हैं, कहीं पर वो कवियों की जो श्रेणी है जैसे ग्रियर्सन ने किया था उस श्रेणी के आधार पे वो नामकरण कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके जो उनका जो दिमाग था वर्गीकरण को लेकर के, काल विभाजन को लेकर के और उनका नामकरण करने को लेकर के, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं दिखा। कहीं पर वो जो है प्रवृत्तियों को द्योतक मान के उसका नामकरण करते हैं, कविता करने के तरीके को, कहीं पर कविता किस विषय पर की गई उसको आधार बना के वर्गीकरण कर रहे हैं, कहीं पे कवि विशेष का संप्रदाय कैसा है, यानी कि वो कौन सी प्रवृत्ति को फॉलो कर रहा है, कौन से कवि विशेष को फॉलो कर रहा है, उसके आधार पे नामकरण कर दिया। इस प्रकार से जो है उनका नामकरण इतना ज्यादा सार्थक नहीं लगा, बहुत ज्यादा विवादास्पद लगा। कैसे हैं देखिए, शुरुआत मतलब जो अलंकृत काल कहते हैं वो मिश्र बंधु, अलंकृत काल नाम साहित्य की आंतरिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया गया। अलंकृत काल का मतलब क्या हुआ? ऐसा समय, ऐसी कविता जिसमें अलंकारों के प्रयोग की प्रचुरता थी, अलंकार प्रयोग अधिकाधिक उनको दिखा, इसीलिए उसको अलंकृत काल कह दिया। ये प्रवृत्ति या वर्ण विषय हम कह सकते हैं कि उसने आधार बनाया नामकरण का। कुछ ऐसी भी जगह आती है जहां पर कवियों के संप्रदाय विशेष को वो आधार बना लेते हैं।
कवियों के संप्रदाय विशेष का अर्थ क्या हो गया? एक परंपरा, एक रीति का निर्वाह करने वाले कवियों को वो एक समूह में रखते हैं और उसका एक नामकरण अपने हिसाब से सेट कर देते हैं, जो कि कहीं पर समीचीन नहीं लगता है। जबकि पहला, दूसरा और चौथा नाम विकास अवस्था को व्यक्त करता है। इन्होंने जो विभाजन किया 5 भागों में, उसमें पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और चौथा अध्याय, ये 3 अध्याय जो है विकासवादी सोच को ध्यान में रखकर किए गए। तो कहीं पर वो विकासवादी सोच को ध्यान में रखकर नामकरण कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की विकास अवस्था को ध्यान में रखकर नामकरण कर रहे हैं, कहीं पर वो काव्य की आंतरिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर नाम कर रहे हैं, कहीं पर वो वर्णित वस्तु के बारे में, वर्णित विषय के बारे में ध्यान में रख करके और उसका नामकरण कर रहे हैं, कहीं पर वो कवियों के संप्रदाय विशेष को ध्यान में रखकर नामकरण दे रहे हैं। इस प्रकार एक जैसा कहीं पर भी इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आई। इस वजह से भी ये जो है काल विभाजन बहुत ज्यादा, जो नामकरण और काल विभाजन है, बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा है। एक जो सबसे बड़ी भूल मिस्र बंधुओं की, जो क्वेश्चन बना था, कई बार क्वेश्चन बना, ये इसको आप भी नोट कर लीजिए, मे भी रिपीट अगर हुआ तो ये प्रश्न हो सकता है मिस्र बंधुओं से। अपभ्रंश युग को हिंदी साहित्य का आदिकाल मिस्र बंधु मानते हैं, और ये उनकी भाषा वैज्ञानिक के तौर पे एक बहुत बड़ी भूल थी। ये मैं बार बार मैं खुद कह रहा हूं, और आप जितने भी आधुनिक इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे वो लोग भी यही चीज रिपीट करते हैं कि जब अपभ्रंश के साहित्य को आप हिंदी का साहित्य मानते हैं, तब अपभ्रंश का अपना कौन सा साहित्य हुआ? फिर उसको ले लो। और अपभ्रंश का भी जो प्रारंभिक साहित्य है वो किसका है? प्राकृत का है। वो प्राकृत भाषा से प्रभावित साहित्य है। तो प्राकृत वाले साहित्य को आप अपभ्रंश में घसीट लो, अपभ्रंश वाले साहित्य को आप हिंदी में ले आओ। इस प्रकार से तो ये परंपरा कहां पहुंच जाती है? संस्कृत तक पहुंच जाती है। आपको एक पर्टिकुलर भाषा का, एक विशेष लैंग्वेज का अगर साहित्य इतिहास लिखना है तो उसमें उसी भाषा के कवि और रचनाकारों को स्थान दीजिए। ये साहित्य इतिहास लेखन की सबसे आधारभूत चीज होती है। क्योंकि मिस्र बंधुओं द्वारा प्रारंभिक जो प्रयास थे वो अपने आप में श्रेष्ठ थे। काल विभाजन करने की कोशिश की उन्होंने, वो अपने आप में अच्छी थी। ग्रियर्सन चूंकि एक विदेशी व्यक्ति थे, उसके बावजूद उन्होंने अच्छा प्रयास किया। वो अपनी एक ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना अच्छा प्रयास किया। मिस्र बंधुओं का हिंदी में ये प्रयास किया गया, पहला प्रयास था, तो इस वजह से उनके इस वर्गीकरण और इस काल विभाजन को सराहा गया, प्रशंसा की गई इसकी। क्या था मिस्र बंधुओं का काल विभाजन? देखिए, ये 5 कुल भागों में बांटा है उस मिस्र बंधुओं ने, और शुरुआत के जो 3 काल है, इन तीनों कालों के उसने उपभाग किए हैं, हर एक के 2-2 भाग कर दिए। और ये 2-2 भाग करना ही अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज करने वाला काम। हालांकि इन्होंने अपने बुद्धि कौशल को दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यही ज्यादा विवादास्पद बन गए। जैसे आदिकाल को वो आदिकाल नहीं करके कह के वो आरंभिक काल कहते हैं। ध्यान रखना, आरंभिक काल, प्रारंभिक नहीं है। प्रारंभिक कौन कहते हैं? पहले एक दिन हमारे गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। एक बार इस बात पे चर्चा हो चुकी है। प्रारंभ में और आरंभ में क्या अंतर होता है? एक तो होता है प्रारंभ और एक होता है आरंभ। क्या अंतर होता है दोनों में? लगभग हम एक ही अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतर है किसी को पता? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम और अच्छे तरीके से समझे तो ये कि जहां पर प्रविशेषण लगता है ना, प्रविशेषण किसी विशेष चीज का द्योतक होता है। ठीक, तो जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं योजना के साथ ना, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है,
उस प्लानिंग के साथ आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं, वो कहलाता है प्रारंभ करना। और जब आप बिना कोई योजना के, बिना सोचे समझे कोई चीज को शुरू कर देते हैं, किसी चीज को स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, वो कहलाता है आरंभ। आरंभ यानी कि अचानक से शुरू किया गया कार्य, बिना कोई योजना के, बिना कोई प्लानिंग के, वो आरंभ कहलाएगा। और अगर काम को आप शुरू करते हैं लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक योजना विशेष के साथ में, बहुत सारी बातें सोचने समझने के बाद, उसके बाद के परिणाम क्या होंगे, वो बाद के परिणाम, और कहाँ से ये चीजें शुरू कर रहे हैं हम, कौन किसको क्या है, किस तरीके से हैंडल करेगा, वो सब योजनाबद्ध तरीके से अगर हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, कोई काम की शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रारंभ। और अचानक से कोई काम स्टार्ट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा ये भी नहीं सोचा है, कहाँ से ये शुरुआत हुई थी, पहले भी ऐसा किसी ने किया है क्या, क्या कोई इसमें फेल हुआ है या पास हुआ है, किसका काम अच्छा रहा इससे पहले, अगर हम बिना कुछ सोचे समझे शुरू कर देते हैं, वो कहलाता है आरंभ। प्रविशेषण लगने से ही ये क्या हो जाता है, विशेष। एक विशेष तरीके से आरंभ करना, एक विशेष तरीके से शुरुआत करना, प्रारंभ कहलाता है। क्लियर? तो आरंभिक काल, आदिकाल को नाम दिया। अब आरंभिक काल देखिए, जब आरंभ कर दिया तो क्या पूर्व का और क्या बाद का आरंभ कैसे संभव हो सकता है? ये थोड़ा सा बचकानापन लगा, और ये बचकानापन मिश्र बंधुओं के यहां पर लग रहा है, जो अपने आप में श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग थे, जो अपने आप में हम कह मान सकते हैं कि एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति जो थे, उन लोगों ने, एक नहीं दो नहीं तीन लोगों ने इस तरीके का जो है नामकरण किया। वो एक थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, थोड़ा सा ये जो है प्रश्नवाचक अपने आप, नाम अपने आप पर ही लगा देता है कि आरंभ का क्या पूर्व होता है, क्या उत्तर होता है। ये आरंभिक काल को दो भागों में बांटते हैं, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल यानी कि 700 से 1343 विक्रमी तक का जो समय है, तो उसको पूर्व आरंभिक काल में रखते हैं। रीजन क्या है नहीं पता, क्यों इसको पूर्व आरंभिक काल कहते हैं, बाद वाले काल को क्यों उत्तर आरंभिक काल कहते हैं, नहीं पता, नहीं लिखते हैं वो। बस उस समय विशेष को आधार बना के उन्होंने इसका वर्गीकरण कर दिया। दूसरा काल माध्यमिक काल। अब ये तो हो गया इस चीज का, इस चीज के आधार पे नामकरण, अवस्था के आधार पे नामकरण, पहला और दूसरा। तीसरा जो नामकरण दिया उन्होंने, अलंकृत काल, ये हो गया साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण, साहित्य की चीजों के आधार के नाम पर। जैसे अलंकार साहित्य में प्रयुक्त होने वाली एक चीज है, एक प्रवृत्ति विशेष है, उसके आधार पे नामकरण कर दिया तीसरे अध्याय में आकर। पहले और दूसरे में उन्होंने जो है विकासवादी सोच को ध्यान में रख करके, जब किसी चीज का विकास होता है धीरे धीरे, तो विकास में विभिन्न चरणों से होकर कोई चीज निकलती है, वो आगे बढ़ती है, उसका विकास होता है। तो पहला, दूसरा, चौथा, ये तो क्या है, विकास के आधार पे किए गए नामकरण है, जो इनकी विकासवादी दृष्टि को दिखाती है। अगर तीसरे अध्याय और पांचवें अध्याय को भी वो इसी तरीके से कर देते, पांचवा अध्याय तो हालांकि एक तरीके से द्योतक है काल विशेष का, समय विशेष का। वर्तमान काल कह दिया मतलब अभी जो चल रहा है वो वर्तमान काल है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रवृत्ति या बहुत बड़ा कोई जो है विकास क्रम नहीं ध्यान में आता है, वो काल विशेष को द्योतक मानकर नामकरण कर देते हैं। लेकिन इस तीसरे काल को अगर वो विकासवादी सोच के आधार पर नाम देते तो संभवतः जो है इतना ज्यादा विवाद नहीं होता कि ये क्या सोच समझ के नामकरण किया गया। माध्यमिक काल में भी वही चीज, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। यहां पर तो वो कह रहे हैं पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, और यहां माध्यमिक काल में आकर वो उसी चीज को पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। कि पूर्व और प्रौढ़ का क्या संबंध है ये समझ में नहीं आता लोगों को, और संभवतः इसी कारण सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा इनका काल विभाजन। अलंकृत काल, प्रवृत्तियों को आधार बना करके अलंकार की शैली जो इस्तेमाल कर रहे थे कवि लोग, उसको आधार बना करके नामकरण कर दिया, प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके इसको भी पूर्व और उत्तर में विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर क्यों क्या दिक्कत आ गई थी, पूर्व और उत्तर यहाँ भी कर देते वो लोग, क्यों ये प्रौढ़ शब्द इस्तेमाल किया? मे भी कुछ रीजन रहे होंगे उनके बुद्धि बल के आधार, या उसके उनके बुद्धि बल तक हम
पहुंचे नहीं पहुंचे वो एक अलग मैटर बन जाता है, लेकिन इन सब के कारण ये काल विभाजन विवादास्पद रहा। चौथा काल परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक के समय को कविता काफी ज्यादा जो है अपना लय तान सब कुछ उसने बदला, अपने वर्ण विषय बदले, कविता करने के तेवर बदले, सब कुछ बदला इस दौरान। और विशेष तौर से परिवर्तन काल कहने के पीछे जो वजह है ना वो ये भी है शासन की वजह। इसमें खूब सारे परिवर्तन हुए, और जब शासन में परिवर्तन हुए तो समाज में परिवर्तन होंगे, और जब समाज में परिवर्तन होंगे तो जनरल सी बात है साहित्य में तो वो परिवर्तन दिखाई देंगे ही देंगे। वर्तमान काल 1925 विक्रमी के बाद का जो समय है वो सब क्या कहलाता है, वो उन सब साहित्य को वर्तमान काल की श्रेणी में रख दिया। ये काल का द्योतक कह सकते हैं। पहला, दूसरा और चौथा ये विकासवाद का द्योतक नामकरण है, और तीसरा जो नामकरण, तीसरे अध्याय का जो नामकरण है वो प्रवृत्ति का, या कह सकते हैं साहित्य की आंतरिक वस्तुओं को ध्यान में रखकर किया गया नामकरण था। और इसी कारण से अलग अलग प्रवृत्तियां, अलग अलग मेथड यूज करने के कारण मिश्र बंधुओं का जो नामकरण दिया